न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश और प्रदेश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। बिहार में कानून व्यवस्था पर गरमाई सियासत, कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार सतर्क। भाजपा महाराष्ट्र के लोगों ने अलग अलग चाहती है रोहित पवार। आप देख रहे हैं तो खबरें विस्तार से। बिहार में कानून व्यवस्था पर गरमाई सियासत। पटना से एक बार फिर बिहार की कानून व्यवस्था पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी नेता सुनील यादव ने गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ गोपाल खेमका की हत्या का मामला नहीं है, कुछ साल पहले उनके बेटे की भी हत्या हो चुकी है। बिहार में हर दिन हर जगह हत्याएं हो रही हैं। सुनील यादव ने मीडिया कवरेज पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि पटना की घटनाएं तो हाईलाइट हो जाती है, लेकिन शहर से बाहर की हत्या और अपराध की खबरें अक्सर सामने ही नहीं आती। देखिए, ये खाली गोपाल खेमका जी का ही मामला नहीं है। पहले इनकी सुपुत्री की हत्या हुई और प्रत्येक दिन प्रत्येक जिला में प्रत्येक प्रखंड में हत्याएं, मर्डर ही मर्डर है। आपके एक हत्या की खबर पूरी चल नहीं पाती कि फिर आप देखते हैं कि अगले ही क्षण फिर कहीं डबल मर्डर हो गया। ये तो आप पटना की घटनाएं आप रिपोर्ट कर रहे हैं। आप सुदूर इलाकों में जाइए, स्थिति इतनी बेहाल है, अपराधी बेलगाम है। बिहार में अपराधियों की भार है क्योंकि नीतीश कुमार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके लाडले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पावन सानिध्य में, जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री के सौजन्य से अपराधी बिहार में धूम धड़ाका मचाए हुए हैं। जिस तरह से पुलिस लेट से, क्या प्लान वे में था, क्या है सब पूरा? जिस तरह पुलिस बगल में है, लेट से आ रही है। मैंने कहा ना, ये पटना के सबसे पॉश इलाके में, सबसे सुरक्षित इलाके में, जहां हर एक फीट पे आपको सीसीटीवी लगा हुआ है, लोगों ने अपने निजी भी सीसीटीवी लगवा रखे हैं, वहां ये हालात है। किसी में कानून का डर नहीं रहा, पुलिस का डर नहीं रहा। मैं बिहार पुलिस से पूछना चाहता हूं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए कि पिछले 2 महीने में बिहार पुलिस पे कितने हमले हुए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, बिहार पुलिस पे हमले होते हैं और बिहार पुलिस उनको रिपोर्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? इसकी तह में जाइए। इसलिए नहीं करती है क्योंकि अपराधियों का, बिहार पुलिस का और सत्ताधारी नेताओं का एक नापाक गठजोड़ बन गया है। दारू कैसे बिकती है, उसमें कौन कौन साझेदार हैं। अब एक हिस्सेदार दूसरे हिस्सेदार पर हमला करेगा तो एक हिस्सेदार वो रिपोर्ट कैसे करेगा? क्योंकि जो हिस्सेदार है जिस पे हमला हुआ है, उसकी ये संवैधानिक दायित्व है, उसका कर्तव्य है कि वो दारू ना बेचने दे। लेकिन वही उसका पार्टनर बना हुआ है, पुलिस ही माफिया की पार्टनर है, तो खुल के उस पर हमला करता है और वो रिपोर्ट भी नहीं कर पाता। कितने हमले हुए हैं पुलिस पे, ये एक चिंतनीय विषय है। 2005 से पहले ऐसा होता था? बताइए। सरकार के लोग बोल रहे हैं कि कानून का राज है। क्या जब तक सरकार के लोगों पे कुछ हमला नहीं हो जाए तब वो मानेंगे नहीं जंगल राज है? सरकार के लोगों पे कहाँ नहीं हमला हो रहा? ये तो बीजेपी के तो नेता थे जिनका मर्डर हुआ है। पहले बेटे के जो हत्यारे थे उनका तो कोई सजा नहीं हुई। बिहार पुलिस की जो दोष सिद्धि दर क्या है, कन्विक्शन रेट क्या है? आप भी 3 दिन बाद इस घटना को भूल जाइएगा, आम आवाम भी भूल जाएगी, बिहार पुलिस भी भूल जाएगी, सरकार भी भूल जाएगी। जैसे ही कोई घटना होती है और आप लोगों ने जिस भी कारण से उसको चलाया, आपकी तो एजेंसी है, तो उनको ये लोग इस प्रयास में लग जाते हैं कि पहले तो खबर ना चले। हत्यारों को पकड़ने के फेर में नहीं रहती है एनडीए की सरकार, वो मीडिया मैनेजमेंट में लग जाती है कि ये खबर जैसे तैसे ना चले। तब तक तो हत्यारे कहीं के कहीं, बाद में किसी को मिलता नहीं है। और सत्ता संरक्षण में ये सब हो रहा है, सत्ता संपोषित अपराध है। 9 तारीख को आप लोग का प्रदर्शन है पटना की सड़कों पर, तेजस्वी जी राहुल गांधी साथ रहेंगे। बिल्कुल पूर्ण चक्का जाम है।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी आ रहे हैं, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी हैं, हमारे इंडिया गठबंधन के सभी दल हैं, सीपीआई एमएल, सीपीएम, सीपीआई, वीआईपी, और हमसे ज़्यादा बिहार के लोग अधिक व्याकुल और उत्सुक हैं। व्याकुल क्यों हैं? क्योंकि उनके मत का अधिकार छीना जा रहा है। गरीब के पास रोटी हो ना हो, लेकिन एक मत का अधिकार जरूर था, जिसके दम पे वो सरकार को झुकाता था कि हमारी इन मांगों का पूरा कीजिए, हमारे ये अधिकार दीजिए। अब जो वो अधिकार ही छीन लेंगे तो कल को कोई बोलने लायक नहीं रहेगा। ये लोकतंत्र में चाहते हैं कि सब लोग अब गूंगा, बहरा और अंधा बन के रहे, जैसे जो कहे तानाशाह वही हो, जो हम बोले वैसे ही। हाँ। बढ़ते अगली खबर की ओर। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार सतर्क। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां यूपी सरकार ने आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियों का खाका पेश किया है। प्रदेश के मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा है कि इस महीने को एक राष्ट्रीय उत्सव की तरह मनाया जा रहा है और सरकार की कोशिश है कि सभी सुविधाएं बीते साल से बेहतर हो। उन्होंने बताया है कि कांवड़ मार्ग पर सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है। रात के समय दुर्घटनाओं से बचने के लिए सभी मैनहोल और नालियों को कवर किया जा रहा है। बात शुरू किया। श्रावण महीना बहुत ही श्रद्धा का महीना होता है, भगवान शिव की पूजा का, आराधना का महीना होता है, और उस आराधना के भाग के रूप में बहुत से लोग श्रद्धालु नदियों का पानी लेकर भगवान शिव को अर्पण करने, चढ़ाने के लिए, अभिषेक करने के लिए जाते हैं। मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से गंगा, जमुना नदियाँ विशेष रूप से, लेकिन अन्य नदियों के भी पानी स्थानीय लोग लेकर के चलते हैं। और ये पूरे प्रदेश में मैं तो देख रहा हूँ, बल्कि शायद देश में भी होगा, पूरे प्रदेश में पूरा एक महीना एक उत्सव का महीना होता है। लोग चलते हैं, रात दिन चलते हैं, बच्चे, जवान, वृद्ध, महिलाएं, पुरुष सभी लोग चलते हैं। स्वाभाविक है कि हमारे जो दोनों विभाग हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बहुत से नदियों का जो किनारा है वो नगरों के किनारे हैं, नगर बसे हैं नदियों के किनारे, वहाँ से लोग निकलते हैं। बहुत से लोग नगरों को क्रॉस करते हुए निकलते हैं जो दूर से आते हैं। इन सब के लिए नगरों में विशेष रूप से हम लोग व्यवस्थाएं हर साल करते हैं, पिछले सालों में भी किया हमने। उदाहरण के रूप में कांवड़ के तीर्थयात्रियों के मार्ग पे आने वाले जो हमारे नगरीय क्षेत्र के मार्ग हैं उनमें कोई गड्ढे न रहें। बरसात का समय है तो गड्ढे हो जाते हैं, गड्ढे न रह जाएं, उनका चलना फिरना स्मूथ हो, कहीं कोई हमारा नाला खुला न रह जाए, उसमें कोई गिर न जाए, क्योंकि रात में भी लोग चलते हैं, दिन में भी लोग चलते हैं। सबको कहीं रेस्ट की व्यवस्था होनी है तो वहाँ शौचालय की और टॉयलेट की व्यवस्था करनी होती है। इस प्रकार महिला और पुरुष के लिए अलग अलग विचार के साथ अनेक प्रकार की नागरिक सुविधाएं जिनको हम कहते हैं वो हम लोग करते हैं। वो हमारा कर्तव्य भी है। जो भी हमारे नगर में या तो वहाँ से चल रहा है या वहाँ से होकर के पास हो रहा है, दोनों के प्रति हमारी जिम्मेदारी होती है। इतना ही नहीं, हम लोग समाज के साथ मिलकर के, और उसमें हमारे नगर निकाय, हमारा विभाग उसमें प्रेरक का काम करता है। उसमें लोगों के खाने की, पीने की व्यवस्था, समाज में ऐसी शक्ति है कि हजारों लाखों लोगों को खिला सकता है, महीनों तक खिला सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कई बार सरकारी व्यवस्थाएं भी उनको सपोर्ट करती हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग नगर विकास विभाग से करते हैं। जहाँ तक, और इस बार भी हमने पूरी व्यवस्था सोच रखी है, कर रखी है, सबको कह रखा है, और आने वाले दिनों में हम उसको और भी समीक्षा करके उसको और भी चुस्त दुरुस्त बनाएंगे, जिससे कि कांवड़ यात्रियों का अनुभव श्रेष्ठ रहे, अच्छा रहे और पिछले सालों से भी बेहतर हो। वही साथ में बिजली विभाग की भी भूमिका है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बहुत से कांवड़ यात्री रात में चलते हैं। उनका जो मार्ग है वो अंधेरा युक्त न हो, कहीं उनके मार्ग में कीड़ा, सांप, बिच्छू आकर के उनको नुकसान न पहुंचावे। इस प्रकार की बारीक सोच के साथ, बारीक विचार के साथ हम लोग बिजली का भी प्रबंधन करते हैं कि उनके मार्ग पे कहीं अंधेरा न होने पर। जहाँ जिन मार्गों पे सामान्य रूप से लाइट नहीं होती है, स्ट्रीट लाइट नहीं होती, उन पे भी हम इन दिनों लाइट लगा करके उनको स्ट्रीट, और ये दोनों हमारे दोनों विभागों का एक तरह से पूरक काम है। नगर विकास विभाग का भी काम है स्ट्रीट लाइट लगाना, बिजली विभाग का भी काम है ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे नगरीय क्षेत्र हो, प्रकाश की व्यवस्था करना। एक दो चीज़ें चूँकि आपने प्रश्न पूछा है बहुत महत्वपूर्ण है। हम पूरी व्यवस्थाएं करते हैं कि बिजली के चलते कहीं कोई दुर्घटना न हो। उदाहरण के रूप में
बिजली के जो खंभे होते हैं कई बार, या पेड़ होते हैं, पेड़ की डालियां बिजली के तारों से सट जाती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि उस पेड़ों में भी कई बार करंट आ जाती है। कई बार बिजली के खंभे हमारी सारी सावधानियों के बावजूद भी कई बार खंभे दुर्घटना का कारण बन जाते हैं। उससे भी आगे चलते तो मेरा उनको खंभों को लपेटने का, लोग टच भी करें तो उससे कोई दुर्घटना न हो, इस प्रकार की हम व्यवस्था करते हैं जो कांवड़ मार्ग होता है। लेकिन मैं कांवड़ यात्रियों को, अपने भाइयों बहनों को भी कहना चाहूँगा कि आप भरसक खंभों से दूर रहें, भरसक बच्चों को दूर रखें, नौजवानों को दूर रखें, उनको छूने की आवश्यकता नहीं। एक और बात जो पिछले वर्षों की कांवड़ यात्रा और मुहर्रम के ताजिया से भी अनुभव में आई है कि कई बार बहुत ऊंचा डीजे का हमारे श्रद्धालु लोग बना लेते हैं और उसे क्रॉस करते समय ये बात भूल जाते हैं कि वहाँ से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है जिसकी ऊंचाई कम है। अब हर हाई टेंशन लाइन को हटाया नहीं जा सकता और हर जगह कर्मचारी या पुलिस उपलब्ध नहीं होती है। कई बार ऐसा हुआ है कि ऐसे असावधानी के कारण कई बार दुर्घटनाएं होती हैं। मैं आपके मार्फत अपने नागरिकों को, श्रद्धालुओं को श्रावण महीने की बहुत बहुत शुभकामना दूंगा, कांवड़ यात्रा की बहुत शुभकामना दूंगा। हमारे पूरे दोनों विभागों के जरिए हम उनकी पूरी सेवा करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं और साथ में उनको निवेदन भी करूंगा विनम्र कि थोड़ी सावधानी रखें जिससे कहीं कोई दुर्घटना। बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा महाराष्ट्र के लोगों ने अलग अलग करना चाहती है, बोले रोहित पवार। एनसीपी एससीपी नेता रोहित पवार कहते हैं कि महाराष्ट्र में लोग एक साथ रहते थे लेकिन भाजपा उन्हें अलग करना चाहती है। वे एक विभाजन पैदा करना चाहते ताकि भाजपा को इसका फायदा मिल सके। भाजपा हर चीज को मराठी बनाम और गैर मराठी बनाने की कोशिश कर रही है। देखो, एक बाजू बीजेपी के माध्यम से जो पर प्रांतीय है उनको परमिशन दी जाती है और दूसरे बाजू मराठी लोग जब आंदोलन की सोच करते हैं वहां पे उनको रुकाया जाता है। तो यहाँ पे भेदभाव बीजेपी कर रही है ऐसे दिख रहा है। अभी बीजेपी जानबूझ के ये भेदभाव कर रही है क्योंकि उनको बम्बई का इलेक्शन जीतना है, लड़ना है और बिहार का इलेक्शन भी लड़ना है। उस एंगल से मतलब महाराष्ट्र में जो सब एक इकट्ठा रहते थे, साथ में रहते थे, अभी बीजेपी चाहती है सब अलग अलग वहां पे झगड़ते रहे, डिवीजन वहां पे हो, डिवीजन ऑफ वोट का फायदा बीजेपी को हो। उस एंगल से मराठी वर्सेस नॉन मराठी करने का प्रयास ये बीजेपी के माध्यम से हो रहा है। दूसरी बात, एकनाथ शिंदे जी सरकार में है। एकनाथ शिंदे जी का अगर आज तक का जो राजनीति अगर हम देखें तो वहां पे मराठी मानुस का आवाज बनके उन्होंने बाला साहेब ठाकरे साहब के मार्गदर्शन में वहां पे काम किया है। लेकिन अगर आज देखें बीजेपी का कंट्रोल उनके ऊपर होने के कारण कहाँ पे तो जो पुराना आग है, जो आग हम सबको दिखता था, वो आज एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से मराठी लोगों के प्रोटेक्शन के लिए वो आग अनफॉर्चुनेटली दिख नहीं रहा। शायद बीजेपी का कंट्रोल उनके ऊपर बहुत बड़ा है। आज एकनाथ शिंदे जी क्या निर्णय लेते हैं, किस तरीके का वो उनके अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, वो देखने की जरूरत है। निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया है जिसमें बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली व हरियाणा में भाजपा के लिए जिला कार्यालय का उद्घाटन। भाजपा नेतृत्व द्वारा दिल्ली और हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में नवनिर्मित जिला कार्यालय का उद्घाटन किया गया। यह कार्यक्रम पार्टी के संगठनात्मक विस्तार और जमीनी स्तर पर अपनी मौजूदगी मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उद्घाटन समारोह के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और स्थानीय पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। नेताओं ने कहा है कि ये कार्यालय न केवल संगठनात्मक गतिविधियों का केंद्र होंगे बल्कि कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच संवाद का माध्यम भी बनेगा। माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। आज के इस विभिन्न स्थानों पर कार्यालय के श्री गणेश के शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ौली जी, कौशिक जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरे वरिष्ठ साथी श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारी बहन और हिमाचल अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री, जुझारू मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी,
प्रदेश के सह प्रभारी और राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका गुर्जर जी, केंद्र सरकार में मंत्री और संसद में मेरे साथी हर्ष मल्होत्रा जी, संसद में मेरे वरिष्ठ साथी मनोज तिवारी जी, बहन बांसुरी स्वराज जी संसद में हमारे साथी, और प्रदेश के कोषाध्यक्ष और मंच संचालक सतीश गर्ग जी, सम्मानित मंच, यहाँ बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण, हमारे सभी पदाधिकारीगण और बड़ी संख्या में आए हुए सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु, और विभिन्न स्थानों से, हरियाणा के 3 स्थानों से और दिल्ली के 3 स्थानों से जुड़े हुए वहाँ उपस्थित हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे सांसदगण और हमारे पदाधिकारीगण और प्रिय कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज हर्ष का विषय है कि हम 6 स्थानों पर कार्यालय का श्री गणेश कर रहे हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रहना चाहिए कि आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का 124वां जन्म जयंती का दिवस भी है। हम सब लोग आत्मक रिश्ता भी है जो हम उन्हें याद करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन के बारे में जरूर कुछ बात सुने, समझें और जानें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुआयामी प्रतिभा के मालिक थे, बहुआयामी। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि 33 वर्ष की उम्र में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए थे और लगभग 36 वर्ष की उम्र में वो विधानसभा में पहुंच गए थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक विशेष बात थी कि वह कभी भी पद से नहीं चिपके, कभी भी, लेकिन जीवन भर और जीवन का बलिदान भी उन्होंने विचारों से चिपक करके दिया। वो चिपके रहे तो विचारों के लिए चिपके रहे और विचारों के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज यह देश श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का ऋणी है। यह ऋणी इसलिए है कि आज जो हम पश्चिम बंगाल देख रहे हैं और ये नॉर्थ ईस्ट देख रहे हैं, ये भारत का हिस्सा नहीं रहता। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का उस समय का विधानसभा में इंटरवेंशन था जिसके कारण ये पश्चिम बंगाल हम बचा पाए। इसको भी हमको ध्यान रखना। और उनका व्यक्तित्व सच्चा व्यक्तित्व, ओज से भरा पूर्ण व्यक्तित्व था। और हम सबको मालूम है कि वो नेहरू जी के प्रथम कैबिनेट के सदस्य थे, लेकिन नेहरू जी की तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ उनको लगा कि देश को कमजोर करने की साजिशें आजादी के साथ साथ शुरू हो गई है और उसी लिए उन्होंने त्यागपत्र देकर भारत के प्रथम कैबिनेट से इस्तीफा देकर उन्होंने अलविदा कहा और उस समय बीज रूपी ऑल्टरनेटिव विचारधारा को, भारतीय जनसंघ को, जो आज भारतीय जनता पार्टी है, उसको, उसकी नींव रखने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। इसलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को आज के दिन याद रखना और उनके बलिदान, उनका जीवन, जिस तरीके से उन्होंने धारा 370 के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो सदा सदा हम सबको याद रहेगी। और उनका बलिदान हुआ, उनका जीवन
की लीला को रहस्यमय तरीके से समाप्त किया गया। 23 जून 1953 को 11 मई 1953 को उनको अरेस्ट किया गया था और 23 जून 1953 को रहस्यमय तरीके से श्रीनगर की जेल में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। आज देश ऋणी है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता के लिए उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके बताए रास्ते पर चलें और उनके जीवन से हम मार्गदर्शन लें। यह मैं जरूर कहना चाहूँगा। एक बात और कहना चाहूँगा कि आप उनके डिबेट्स लोकसभा में उनकी आवाज में रिकॉर्डेड है, उसको आप सुनने का प्रयास कीजिए। और ये जो पुस्तक दी गई है इसमें उनकी चिट्ठियां हैं जो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को लिखी हैं और उनके डिबेट्स हैं, इसको पढ़िए। आपके ध्यान में आएगा कि कितनी आग थी उनके दिल में, इस देश के लिए क्या समर्पण भाव था। बेबाक तरीके से उस समय जवाहरलाल नेहरू जो आजादी के सबसे बड़े नेता कहला रहे थे, उनको सीधी सीधी खरी खोटी सुनाने की ताकत थी तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी में थी। इसको भी हमको समझना। और यह डिबेट्स सच में हम सबको बहुत प्रेरणा देता है और इसलिए आज के दिन उनको याद करना बहुत ही आवश्यक, इसको हमने आगे बढ़ाया है। जब हम सेवा की बात करते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि सेवा हमारा कोई स्लोगन नहीं है, सेवा हमारे जीवन का कार्य करने की पद्धति का हिस्सा है। और आपने देखा होगा कि जब कोरोना की महामारी आई तो बड़े बड़े राजनीतिक दल या तो क्वारंटाइन में चले गए, ये आईसीयू में चले गए, कहीं उनके दर्शन नहीं थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी अकेली ही पार्टी थी जिसने सेवा ही संगठन के माध्यम से करोड़ों लोगों की सेवा की, लाखों कार्यकर्ताओं ने करोड़ों लोगों की सेवा की। और इस दौरान उन्हें एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार भी कोरोना हुआ। हमारे कार्यकर्ताओं के जाने भी गई, लेकिन सेवा भाव हमारे जीवन का हिस्सा है। ये बात हम लोगों को देखने को मिली और इसको हम लोगों ने पूरा किया। जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब न्यू नॉर्मल हो गया है, नया नॉर्मल हो गया है। और वह नया नॉर्मल ये है कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब पता चला कि उरी में घटना घटी है, मैं बार बार इस बात को इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि जो लोग दूसरी पार्टियों में हैं आज, उनकी स्थिति क्या है, उनकी परिस्थिति क्या है। इसलिए हम सब लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसी पार्टी में हैं। और आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था तो मेरे से कांग्रेस के कार्यकर्ता आकर के बोलते थे, नड्डा यू आर ए गुड पर्सन बट इन ए रॉन्ग पार्टी। पर मैं बोलता था उनको कि यू आर ऑल्सो ए गुड पर्सन बट यू आर इन द रॉन्ग पार्टी। हमारे कम्युनिस्ट भाई आया करते थे, गुलछर्रा छोड़ते थे और बोलते थे कि क्रांति की लहर यहीं से निकलती है। मेरे को आजकल मिलते हैं, मैं पूछता हूं कैसी है तुम्हारी क्रांति। तो कहते हैं क्यों कटे पर नमक छिड़क रहे हो, छोड़ो नड्डा। तब मुझे महसूस होता है
ये घटना मैं 40 साल पुरानी सुना रहा हूं आपको, तब मुझे महसूस होता है कि ईश्वर ने हमें सही रास्ते पर रखा था। और इसलिए आज हम सब लोगों को वो सौभाग्य मिल रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के हम सदस्य के रूप में जानते हैं। और इसलिए हम सबको यह सौभाग्य मिल रहा है कि दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं। ये हमारे को सौभाग्य मिला। दूसरी बात हमको ध्यान में रखना चाहिए that we are the only party which has an ideological base. हम विचारनिष्ठ पार्टी हैं। हम वो पार्टी नहीं है जो पेंडुलम की तरह घूमते हैं, मौसम और हवा की तरह इधर से उधर हमारे रास्ते हैं। हम वो नहीं हैं जहां सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट बन गए। हम वो नहीं हैं जहां कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट बन गए। और इस विचारनिष्ठ पार्टी ने हमको 5-6 अगस्त को 2019 को उसको धाराशाही करके रख दिया। ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमने 11 जून 1989 को पालमपुर में भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया था और कहा था कि हम राम जन्मभूमि का रास्ता प्रशस्त करेंगे। आपको पता होगा इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई और इस लड़ाई लड़ते लड़ते प्रजातांत्रिक तरीके से 2024 की जनवरी में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों द्वारा भव्य राम मंदिर का बना। इसलिए हम विचारनिष्ठ पार्टी हैं। हम विचारनिष्ठ पार्टी हैं, अपने रास्ते से कभी भटके नहीं हैं, कभी इधर से उधर नहीं हुए, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और हम लोगों से पूछा करते थे, नड्डा तुम लोग का इकोनॉमिक मॉडल क्या है? इकोनॉमिक मॉडल क्या है? तुम्हारे पास कोई इकोनॉमिक कुछ नहीं है, कुछ नहीं बता सकते हो। हम कहते थे हमारे पास दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद है। तो वो कहते थे ये क्या होता है? मैंने कहा ये जानने के लिए किताबें पढ़नी पड़ती हैं, दास कैपिटल से निकल करके आना पड़ता है, तब जाकर के समझ में आएगा तुमको कि ये क्या चीज है। लेकिन फिर भी उसका सरलीकरण किया गया। एकात्म मानववाद से हम अंत्योदय पर आए। अंत्योदय से मोदी जी ने उसको सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास यहां तक पहुंचाया। और फिर उन्होंने ज्ञान से जोड़ा, जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी शक्ति। ज्ञान के माध्यम से हम आगे बढ़कर के आए। और तीसरी बात, हम आइडियोलॉजिकल पार्टी हैं। और आइडियोलॉजिकल पार्टी के साथ दूसरी बात कि हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं। जब हम कैडर बेस्ड पार्टी कहते हैं तो हमारे 973 डिस्ट्रिक्ट कमिटीज हैं। किसी पार्टी के पास नहीं है, किसी पार्टी के पास नहीं है। हमारे पास 15,432 ब्लॉक में हमारा काम है। हमारा काम 1,16,000 शक्ति केंद्रों पर है। और हमारा काम, जहां हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, और हमारा काम 6,80,000 बूथ पर बूथ अध्यक्षों के साथ है। तो इसलिए हम कार्डर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं और हमारी मास फॉलोइंग है। जब हम मास फॉलोइंग कहते हैं तो मैं फिर बोलूंगा, दुनिया का सबसे पॉपुलर नेता जिसको 24 देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया, प्रधानमंत्री मोदी जी को, वो हमारे नेता हैं। हमारे विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की 13 सरकारें हैं और हमारी 6 सरकारें एनडीए की हैं, 19 सरकारें हमारी हैं।
और इस 13 सरकारों में 5 सरकारें ऐसी हैं जो यहां हम तीसरी बार आ रहे हैं। एक हम उसमें भी हमने अपने आप कीर्तिमान स्थापित किया है और उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे 240 लोकसभा हैं, मेंबर्स हैं, 98 हमारे राज्यसभा के मेंबर्स हैं, 1664 हमारे विधायक हैं, 172 हमारे एमएलसीज हैं और आपको जानकर के खुशी होगी कि 77 हमारे मेयर्स हैं और जिला परिषद और बीडीसी की संख्या अगर जोड़ ले तो हजारों में हमारे कार्यकर्ता नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। ये हमारी स्थिति। तो वी आर कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड वी हैव ए मास फॉलोइंग। ये बात स्पष्ट होती है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है वह भी हम सब लोगों ने देखा है। हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। भगवान का आशीर्वाद रहे और आपकी ताकत और मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ते रहे। बहुत कार्यकर्ताओं को यह देखने का मौका नहीं मिला है कि चुनाव खत्म हुए नहीं, नतीजे आए नहीं, कि 6 दीनदयाल मार्ग पर जश्न का कार्यक्रम शुरू हो गया। एक नहीं, अनेकों, एक के बाद एक घटना घटी। ये बहुत ही उत्कर्ष की स्थिति है और यहीं पर हमको नहीं रुकना है, यहीं पर हमें नहीं रुकना है। हमारी नजर अब तमिलनाडु पर है, हमारी नजर अब केरल पर है, उड़ीसा हमने ले लिया, हमारी नजर पश्चिम बंगाल पर है। इसलिए हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं और ये ऐसी अवस्था हमें मिली है, ये अपॉर्चुनिटी हमको मिली है कि हम 19 को 23 पहुंचाएं, 24 पहुंचाएं, 24 पहुंचाएं। ये हमें ये ताकत मिली, समय मिला है, इसका हम सदुपयोग करें, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, मैं बोलने के लिए बहुत लंबा बोल सकता हूं, लेकिन आप सब लोग जानते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये तालियां रोकने के लिए है या देखिए, आज देश, जब हम कहते हैं कि हम चौथी नंबर की इकोनॉमी बन रहे हैं, तो वो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हम मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग में आज हमारा मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग 44 टाइम्स बढ़ चुका है। लगभग 97% मोबाइल्स अब यहां बन रहे हैं। 10 साल पहले हर मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन ताइवान। आज एप्पल पर भी लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट में हम 4.5 टाइम्स हम बढ़ चुके हैं, 4.5 गुना बढ़ चुके हैं। डिफेंस के एक्सपोर्ट्स में हम 20 गुना बढ़ चुके हैं, 20 टाइम्स हम बढ़ चुके हैं। स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में हम दूसरे नंबर पर दुनिया में खड़े हैं। टॉय के एक्सपोर्ट्स में हमारी 40% की वृद्धि हुई है और उसी तरीके से रोड्स में, रेलवेज में, हाईवेज में, एयरवेज में हम लोगों को लगातार व्यापार में, टेक्नोलॉजी में, साइंस में, हर चीज में हमको विकास के साथ अपने आप को हम लोगों ने जोड़ा है। अगर मैं हाईवेज की बात करूं तो आज 1,40,000 किलोमीटर सड़क बनी है। अगर मैं स्पीड कॉरिडोर्स की बात करूं तो 4,678 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं। और अगर मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात करूं तो आज 7,71,000 किलोमीटर सड़क बनी है। बोलिए, आपको दिल्ली के आसपास विकास पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाईवेज दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? हर बड़े शहर में मेट्रो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
ये पहचान जो बनाई है उसके लिए उसी तरीके से अगर हम देखें इंटरनेट कनेक्शंस, तो इंटरनेट कनेक्शंस 2014 में 25 करोड़ था, आज वो 97 करोड़ हो गया। 97 करोड़ ब्रॉडबैंड कनेक्शन इस देश में जो 6 करोड़ था वो आज 94.5 करोड़ हो गया है, वो भी हमको ध्यान में रखना है। रेलवे में हम सेकंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेलवे की लाइंस हम बने हैं और उसी तरीके से ऑपरेशनल मेट्रो 4 टाइम्स उसमें इंक्रीज हुआ है। एयरपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो हमारे 74 एयरपोर्ट होते थे, आज 159 एयरपोर्ट्स बनकर के तैयार हुए हैं। एक नया विकास के दृष्टि से काम हुआ है। मैं यहां जब आया हूं तो मैं दिल्ली और हरियाणा के संदर्भ में भी जरूर कहना चाहूंगा। मैं दिल्ली को बधाई देना चाहता हूं, रेखा जी और उनकी टीम को, जिन्होंने इस बार, और ये डबल इंजन सरकार का फर्क देखो, डबल इंजन सरकार का फर्क यह है कि दिल्ली में हिस्टोरिक 1 लाख करोड़ रुपए का बजट बना है, ऑल टाइम रिकॉर्ड। 28,000 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, ये पिछले साल से दुगना है, यानी आपने एक साल में दुगनी छलांग लगा ली, ये आप हमको देखने को मिला है। आज सुबेरे मैं नर्सिंग अपॉइंटमेंट, नर्स ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट के लिए लेटर देने विज्ञान भवन में कार्यक्रम हुआ था, उसमें गया था। 1200 से ज्यादा महीनों को 15 साल बाद सरकारी नौकरी दिल्ली में मिल रही है, ये हमने देखा। और वहीं आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, आयुष्मान भारत के तहत आप जो 40 लाख लोग वंचित थे उनको आपने व्यय वंदन का कार्ड दिया। 5 लाख रुपए मोदी जी का और 5 लाख आपका, यानी 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने का काम किया। उसी तरीके से यहां टैंकर माफिया घुमा करते थे। ये 4-5 महीने की बात है कि आपने 1167 जीपीएस एनेबल्ड वाटर टैंकर्स चलाए हैं। अब कोई माफिया नहीं, कोई ब्लैक नहीं, और उस तरीके से काम किया है। उसी तरीके से दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी एंड फी रेगुलेशन बिल 2025, इसको भी आपकी कैबिनेट ने सहमति दे दी है, उसके लिए भी मैं बहुत आपको बधाई देना चाहता हूं। और आपने दिल्ली को हरा बनाने के लिए 460 इलेक्ट्रिक बसेस, उसको भी आपने उतारा है देवी नाम से, दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर, इसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1984 के दंगों के पीड़ित लोगों में से आपने 125 लोगों को इतने साल बाद जब हमारी सरकार आई है तो आपने उनको नौकरी दी है। इसके लिए आपको बहुत बहुत मैं बधाई दे सकता हूं। यह हमारा रिपोर्ट, मैंने छोटी सा रिपोर्ट कार्ड आपकी 3-4 महीने की रखी है। अभी तो हम काम शुरू ही कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम है। प्रधानमंत्री आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 1700 करोड़ रुपए अगले 8 महीने में आपने खर्च करने हैं। 15th फाइनेंस कमीशन का बचा हुआ पैसा आपने खर्च करना है। तो ये डबल इंजन की सरकार है जो आज दिल्ली को मुख्य धारा में वापस ला रही है, इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा विकास की गति पर लगातार हैट्रिक बनाता हुआ आगे बढ़ रहा है और नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में 10 फसलों को इन्होंने अपने एमएसपी में जोड़ लिया है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब हरियाणा अकेला राज्य है जहां 24 फसलों को एमएसपी दिया जा रहा है। इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। एक यहां अभियाना शुल्क लगता था, आजादी के पहले से लगता था अभियाना शुल्क। बढ़तेली खबर क्या, मनसे और शिवसेना लड़ रहे हैं राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई। भाजपा महासचिव विजय
चौधरी कहते हैं कि यह उनके राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है। इसमें महाराष्ट्र के हित कहीं नजर नहीं आते। अलग अलग चुनावों में महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें नकार दिया है। अब वे अपना अस्तित्व बचाने के लिए मराठी मुद्दे से चिपके हुए। दोनों भाई अलग अलग मुद्दे उठाकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक समय था जब उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को बेच दिया था, हिंदुत्व को त्याग दिया था और कांग्रेस से हाथ मिला लिया था। देखिए, अपने अस्तित्व टिकाने की ये लड़ाई है। इसमें महाराष्ट्र का हित कहाँ भी दिखाई नहीं देता है। अलग अलग चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने इनको नकारा और अभी अपना अस्तित्व का क्या है, इसके लिए अलग अलग मराठी का मुद्दा है, अन्य विषयों को लेकर लोगों को संभ्रमित करने का काम ये दोनों भाई अभी कर रहे हैं। खुद दस्तूर उद्धव जी ठाकरे, इन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचार बेचे, हिंदुत्व को छोड़ा और कांग्रेस का हाथ पकड़ा। दूसरी तरफ राज जी ठाकरे, इन्होंने जब बाला साहब के उपस्थिति में ही खुद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। बाला साहब जी को काफी उन्होंने वेदना दिया, दुख दिया। ये दोनों भाई परस्पर विरोधी विचारों से अभी प्रेरित है। ये कभी दोनों एक साथ नहीं आ सकते। इनको महाराष्ट्र का हित की कोई पड़ी नहीं है। इनको अपने स्वार्थ और निजी स्वार्थ के लिए एक साथ है। बढ़ती अगली खबर क्या, मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई को किया जाएगा सम्मानित। भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई को महाराष्ट्र विधानमंडल परिसर में एक विशेष समारोह के दौरान सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान समारोह विधान भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश गवई, जो महाराष्ट्र के ताल्लुक रखते हैं, देश के पहले दलित मुख्य न्यायाधीशों में से एक है और इस सम्मान को राज्य की ओर से उनके योगदान और उपलब्धियों की सराहना के रूप में भी देखा जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर, बंसीगा मराठी मार्च नेता हिरासत में। मराठी गौरव और अधिकारों के समर्थन में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मीरा रोड में मराठी मार्च निकालने की घोषणा की। इस मार्च के पहले ही ठाणे मनसे अध्यक्ष अविनाश जाधव सहित पार्टी के कई नेताओं को पुलिस ने कल रात हिरासत में ले लिया है। मनसे ने आरोप लगाया है कि राज्य में मराठी भाषा और संस्कृति के साथ भेदभाव हो रहा है और मराठी मार्च का उद्देश्य मराठी भाषियों के अधिकारों की रक्षा करना। पुलिस का कहना है कि एहतियातन यह कदम उठाया गया ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनी रहे। बढ़ते अगली खबर क्या, सीए टॉप पर राजन काबरा ने माता पिता को दी सफलता का श्रेय। छत्रपति संभाजीनगर शहर के होनहार छात्र राजन काबरा ने सीए परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर पूरे महाराष्ट्र का नाम रोशन किया है। अपनी इस बड़ी सफलता का श्रेय उन्होंने अपने माता पिता को दिया। राजन ने बताया है कि उन्हें टॉप 50 में आने की उम्मीद जरूर थी, लेकिन एयर ए को मिलना उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा। उन्होंने कहा है कि यह उपलब्धि उनके माता पिता के बलिदान, मार्गदर्शन और निरंतर समर्थन के बिना संभव नहीं थी। राजन की सफलता से न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे संभाजीनगर में खुशी की लहर है। परिवार के लिए बहुत ही आनंद का क्षण है। अत्यधिक आनंद हुआ हमको उसका ये रिजल्ट जानकर। फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में तो उसका रैंक था ही, तो ये एक्सपेक्टेड था, तो रैंक तो आएगा। क्योंकि सीए की एग्जाम कैसी अनसर्टेनिटी है, जब तक आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है तब तक बोल नहीं सकते कि आपका क्या रैंक आएगा। फर्स्ट रैंक सुन के सभी को बहुत बड़ी खुशी हुई। रिएक्शन यही था कि रैंक तो आना ही है और अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। एकदम 2 मिनट के लिए पहले कुछ ये नहीं हुआ कि भाई प्रेसिडेंट बाहर कर रहे सी इंस्टीट्यूट के, तो 2 मिनट के लिए असमझ में कि हाँ सही में रैंक आया कि नहीं आया। पूरे परिवार के जन, फ्रेंड सर्कल सभी लोग आ रहे हैं, अपार्टमेंट के, कॉलोनी के सभी लोग आ रहे हैं। जी, पहले तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे जब ये पता चला कि ऑल इंडिया रैंक 1 आया है। जो आईसीआई के प्रेसिडेंट है वो टॉप 3 रैंकर्स को कॉल करके बताते हैं कि आपका टॉप 3 रैंक्स आए उस तरह से। तो पापा को कॉल आया था सबसे पहले कि ऑल इंडिया रैंक 1 आया है। तो उस समय मतलब 5 मिनट तो मुझे ये सिंक इन करने लगा कि सही में ऑल इंडिया रैंक 1 आया है इस तरह से। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर जैसे जैसे मैंने पोर्टल पे चेक किया कि रैंक 1 आई है और फिर उस तरह सेलिब्रेशंस वगैरह चालू हो गए। मैंने जो बेसिक स्कूलिंग होती है वो टेंडर के रोम स्कूल से ही की थी, यहाँ से औरंगाबाद से ही, संभाजीनगर से। 11th-12th मैंने देवगिरी कॉलेज से किया है। उसके बाद मैंने सीए फाउंडेशन दिया था 2021 में, जिसमें भी मैं ऑल इंडिया टॉपर था। 378 मार्क्स मिले थे मुझे।
उसके बाद मैंने CA इंटरमीडिएट 2022 में दिया, जिसमें भी मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 था। और अभी मैंने जो मई में एग्जाम हुआ था 2025 में, उसमें तो अभी फाइनल दिया था। इन जनरल CA एक टफ कोर्स माना जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको इजीली अगर आप प्रिपरेशन कर लोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए अच्छा डेडिकेशन और एफर्ट्स चाहिए होते हैं। तो बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि 3 साल की आपकी आर्टिकलशिप होती है, जिसमें आपको पढ़ाई के साथ साथ काम करना होता है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप पढ़ाई के साथ भी काम के साथ भी आपको पढ़ाई करनी है। तो आपको उसमें से भी टाइम निकालना है। कभी ऑफिस में प्रेशर ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। उस हिसाब से आपको आपके स्टडीज और बाकी एक्टिविटीज भी मैनेज करना है। तो वो एक कठिनाई का विषय होता है। बढ़ती अगली खबर की ओर। क्या महाराष्ट्र की सरकार अकारक्षम है? नाना पटोले। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। पटोले ने कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार अकारक्षम है तो भाजपा के नेता उस पर सवाल क्यों उठाते? क्या उन्हें डर है या फिर से वे जानबूझकर चुप है? उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा के सहयोग से चल रही महाराष्ट्र सरकार जनता के मुद्दों पर असफल रही है और निशिकांत दुबे जैसे नेताओं की बयानबाजी से राज्य में सामाजिक सद्भाव को चोट पहुंचती है। निशिकांत दुबे जी, आपकी सरकार महाराष्ट्र में है, आपके ही पार्टी के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में है, लेकिन आपकी भाषा जो होती है, आपकी जो कर्तृत्व आपका जो होता है, वो हर राज्यों में अलग अलग होता है। जैसे गैया उनकी मध्य भारत में माँ होती है, नॉर्थ ईस्ट में तुम्हारे मंत्री रिजिजू जी बोलते हैं कि हम गैया खाएंगे, उन्हें स्टेटमेंट किया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट किया है। तुम्हारी एक मंत्री, उनका गोवा में होटल था, उनकी बेटी वहां पर खुद वो गैया का मांस बेचती थी। केरल में खाने की चीजें गैया। तो ये जो भाषा है आपकी, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से आप लोग करते हैं, क्योंकि आपका एक ही उद्देश्य है कि हमें कोई भी इसमें उस राज्य में सत्ता कैसी ले। विचारधारा आपकी कोई नहीं है, विचारधारा सिर्फ सत्ता की विचारधारा है। वैसे ही आज महाराष्ट्र में आपकी सरकार है और जो गुंडाइज्म चल रहा है वो आपके सरकार के सामने हो रहा है। तो क्या महाराष्ट्र की सरकार नपुंसक है, अकार्यक्षम है? तुम सरकार के ऊपर बोलो ना, लेकिन मराठी भाषा के लोगों को इस तरह का वक्तव्य करने का अधिकार उनको कोई नहीं है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है और शिवाजी महाराज ने भाषा का भेद कभी नहीं किया, धर्म का भेद कभी नहीं किया। और इसलिए दुनिया भर में जितने भी राजा है उनको सिर्फ महाराज ही बोले जाते हैं। सिर्फ एक ही राजा रहे, वो छत्रपति शिवाजी महाराज रहे, क्योंकि सबके सर पे शिवाजी महाराज का छत्र था, सबको लेके चलने की भूमिका थी। और इसलिए महाराष्ट्र को अगर गाली देते, महाराष्ट्र की जनता को गाली देते हैं, तो आपको बीजेपी को कोई भी आपको सही चेहरा बीजेपी का इस बहाने सामने आया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने उनके केंद्र के शीर्ष नेता को बोल के अगर दम होगा, इस अपमान का अगर बदला लेना है तो मुख्यमंत्री में दम होगा, तो अपने शीर्ष नेता को बोले और उनकी भाजपा की सदस्यता रद्द करवाए और उनको पार्टी से मुक्त करवाए। ये मांग हम लोग करते हैं। बढ़ते अगली खबर क्या? महाराष्ट्र में मराठी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे योगेश कदम। वायरल वीडियो में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करते दिख रहे मनसे नेता के बेटे होने का दावा करने वाले युवक पर महाराष्ट्र के मंत्री योगेश कदम ने कहा है कि जो लोग कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम महाराष्ट्र में मराठी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेटे ने एक मराठी महिला को पर गाली गलौज की है, अरेरावी की है, इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त? देखिए, महाराष्ट्र में कोई भी कायदा अगर हाथ में लेगा तो बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई हम करेंगे। और महाराष्ट्र में मराठी का अपमान यह सहन नहीं किया जाएगा। हम कोई भी लैंग्वेज अगर आप बोलते हो तो हम सख्ती नहीं करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में मराठी का अपमान बिल्कुल सहन नहीं होगा। बोट रायगढ़ में आई थी, उस बारे में कोई जानकारी प्राप्त हुई? नहीं, अभी हमारा पुलिस विभाग और कोस्ट गार्ड के माध्यम से
तहकीकात चालू है और जो प्रायोरिटी जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अनुसार पाकिस्तान में एक शिप थी, उस शिप से उसका एक पार्ट, एक बॉय होता है, वो बॉय वहां पे वो छूट गया था। पिछले 6 महीने से वो समुद्र में, ओशन में वो मिसिंग है, तो उसका ये पार्ट है। और इसमें कोई भी यहाँ पे उसमें बैठ के कोई यहाँ पे महाराष्ट्र में कोई आया है, रायगढ़ में कोई आया है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई भी कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। तो इसलिए कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आज अपने पुलिस विभाग के माध्यम से, कोस्ट गार्ड के माध्यम से इंक्वायरी चालू है और जो प्रायोरिटी इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है। सर 26/11 के जो आतंकी थे आईसी बोर्ड से आए थे, तो कोई इसको इंक्वायरी वगैरह कुछ नहीं? हमारी जो कोस्ट की जो अपनी जो सिक्योरिटी है वो काफी कैपेबल है और हम अलर्ट पे जरूर रहते हैं और अलर्ट थे, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन कल रात को हमें प्राप्त हुई और इन्फॉर्मेशन के अनुसार हमने कार्रवाई भी की है। और फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो इसमें से कोई भी अपने बॉर्डर पे कोई आया नहीं है, कोई घुसा नहीं है। वो जो भी पार्ट है वो एक पाकिस्तान की शिप का एक पार्ट, वेसल का एक पार्ट वो मिसिंग है। वो पार्ट वो ओशन में पिछले 6 महीने से वो पार्ट मिसिंग है, तो उसको ढूंढने का काम वो शिप भी कर रही है और उसमें से कोई भी बैठ के यहाँ पे आया नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो भी डाउट था या फिर जो भी इसमें एक या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन प्रायोरिटी आ रही थी कि कोई बैठ के अंदर आया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोस्ट गार्ड से ये बड़ी खबर क्यों? गोपाल खेमका हत्याकांड की निगरानी खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। बिहार के कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर जदयू ने दावा किया है कि सरकार इस मामले में पूरी गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस मामले की निकटता से निगरानी कर रही है। राजीव रंजन ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि गोपाल खेमका हत्याकांड पर मुख्यमंत्री की पैनी नजर है। इससे पहले भी बिहार पुलिस ने कई मामलों में शानदार कार्य किया है। देखिए, सीधे तौर पर गोपाल खेमका हत्याकांड की मॉनिटरिंग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे थे और बिहार पुलिस ने पहले भी शानदार काम किया है। हर घटना के जवाबदेह लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, उनके जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। लेकिन ताज़ा मामले में जो उद्भेदन के करीब पुलिस है और आधिकारिक तौर पर उनके द्वारा चीज़ें सामने भी आ जाएंगी। एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प तथ्य क्या है कि अशोक कुमार साव नाम के एक व्यवसायी के घर छापामारी हुई है। अशोक कुमार साव सरिया के व्यापारी थे। अशोक कुमार साव सुमन कुमार नायक जो लालू प्रसाद जी के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनके घर पर किराएदार के तौर पर था और उसकी संलिप्तता जो जानकारियां मिली हैं उसके आधार पर इस हत्याकांड में सुपारी देने वाले व्यवसायी के तौर पर निश्चित की गई है। बिल्कुल साफ है कि विपक्ष को कोहराम मचाने के बजाय अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये कौन लोग हैं? और अभी जो उमेश यादव शूटर की गिरफ्तारी हो या जो अभी पुलिस ने आत्मरक्षार्थ एक अपराधी का पीछा करते हुए जब गोलियां चलाई और एक अपराधी ढेर हुआ है, बिल्कुल साफ है कि हम पाताल से भी अपराधियों को ढूंढ कर निकालेंगे। जो लोग भी जवाबदेह हैं, बिहार में घटनाएं करके निश्चिंत होकर के घूमने का दौर 90 से 2005 का नहीं है। सत्ता पोषित जो अपराध का तंत्र बिहार में था उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम नीतीश कुमार जी के शासन के 20 वर्षों में हुआ है और बिहार की पुलिस ने अच्छा काम किया है। निसंदेह वो बधाई के पात्र हैं और ऐसी घटनाओं के तरफ अगर कभी अपराधी बढ़ते हैं तो उनका अंजाम। बढ़ते अगली खबर क्या? पश्चिम बंगाल कोलकाता में लगातार बारिश से कई इलाकों पे जल भराव। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में लगातार हो रही बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में भारी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मुख्य सड़कों, रिहायशी इलाकों और बाजार क्षेत्रों में पानी भरने से यातायात भी प्रभावित हुआ है। नगर निगम कर्मियों द्वारा पंपिंग का कार्य जारी है, लेकिन बारिश थमने तक राहत की उम्मीद कम है। स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई दुकानों और घरों में भी पानी घुसने की खबरें आई।
बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर में क्रिकेट म्यूजियम का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के नए क्रिकेट म्यूजियम का इंदौर में भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि यह म्यूजियम मध्य प्रदेश क्रिकेट और खेल जगत के लिए गर्व की बात है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने संबोधन में कहा है कि यह एमपीसीए और मध्य प्रदेश की क्रिकेट बिरादरी के लिए गर्व की बात है। एमपीसीए देश के कुछ चुनिंदा संस्थानों में से एक है जिसने इतनी उत्कृष्ट वैश्विक प्रेरित और विविधता से भरपूर म्यूजियम स्थापित किया है। उस जमाने में जैसे आप अभी यहाँ एडिडास देखते हो, ये देखते हो स्टिकर्स जो है, वैसे उनको जिन जिन प्लेयर्स को पुराने जमाने गैरी सोबर्स थे उनका नाम लिखते थे। जो जो प्लेयर्स पुराने थे तो उनको वेंकटेश्वर साहब हमारे बीच में है। ये एमपीसीए और मध्य प्रदेश की क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी के लिए बहुत ही गौरवान्वित है। एमपीसीए उन संस्थाओं में से है पूरे देश में जहां शायद किसी संस्था ने एक ऐसी उत्कृष्ट विश्व व्यापक और इतनी विविधता का एक संग्रहालय स्थापित किया। जितना सुंदर बाहर से है, जो ब्रिक वर्क बिल्कुल लॉर्ड स्टेडियम की तरह हमें दिखता है, उससे 10 गुना ज्यादा एक रचनात्मक और एक दर्शन के लिए एक सुंदर वातावरण अंदर तैनात किया गया है एमपीसीए के बाद। बढ़ते अगली खबर की ओर। नीतीश को बदनाम करने की साजिश हो रही, बोले गिरिराज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राज्य में बढ़ते अपराधों को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि यह सब एक राजनीतिक साजिश के तहत हो रहा है ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि बिहार में आतंक फैलाकर और अपराध करके नीतीश कुमार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। कुछ लोग जानबूझकर उनकी छवि खराब करना चाहते हैं और यह जल्द ही उजागर होगा। मैं तो तीसरा आरोप लगा रहा हूं। बिहार में नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आतंक फैलाओ, अपराध करो और अपराध राजनीतिक संरक्षित अपराध, ये
कुछ लोग साजिश करके नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजापुर में नक्सली ढेर, विजय शर्मा बोले मुख्य धारा में आए। बीजापुर जिले में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि तलाशी अभियान लगातार जारी है और एक वर्दीधारी नक्सली मुठभेड़ में मारा गया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार हथियार छोड़ने और विकास की मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की है। यह अभियान उन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। विजय शर्मा ने यह भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता क्षेत्र में शांति और विकास सुनिश्चित करना है। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रमोद तिवारी का हमला, बिहार में जंगल राज, भाजपा दबाव में नीतीश। बिहार में बढ़ते अपराध और नेताओं की बयानबाजी को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने राज्य सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान की कड़ी निंदा की और सवाल उठाया कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के दबाव में काम कर रहे हैं। प्रमोद तिवारी ने कहा है कि बिहार में बीते 24 घंटे में 9 हत्याएं हुई हैं, जिनमें से 5 को जलाकर मारा गया है। क्या नीतीश कुमार बेहोशी की हालत में है या फिर भाजपा के दबाव में चुप है? लाखों लोग जो है वो छोड़ के भागे। मैं सबसे पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर के इस घटिया बयान की निंदा करता हूँ। क्या नीतीश सरकार की यही भाषा है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो, केंद्रीय मंत्री रहा हो, जिसका सम्मान हो, जो एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष है, उसके लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करने वाले डिप्टी चीफ मिनिस्टर को निकाल के बाहर कर देना चाहिए मंत्रिपरिषद से। जहां तक सवाल है, 24 घंटे में 9 हत्याएं, जिनमें 5 तो जला के मार दिए गए। अरे बिहार भारत के अंदर है या नहीं है? यहां भारत का कानून चलेगा या नहीं चलेगा? भारतवर्ष में इस तरह जंगल राज अगर कहीं है इस समय, तो उसका सर्वोच्च मैं कहूंगा हत्याएं हो रही हैं बिहार में। और पता नहीं नीतीश जी जाग रहे हैं या अर्ध जागृत अवस्था में हैं, या उनको अब उनके बस का नहीं रहा है शासन चलाना। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ क्या कर रही है मैं नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये वो नीतीश तो नहीं है जिस नीतीश को हम लोग जानते थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। इन्होंने रूल ऑफ जंगल लागू कर दिया है, वहां पे कानून का राज नहीं। सर, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों साथ आए हैं। बात हो रही मराठी अस्मिता, मराठी भाषा की। हिंदी का विरोध नहीं, लेकिन मराठियों को अगर पहलगाम का आतंकी बताया जाएगा तो आक्रोश आएगा। वहीं निशिकांत दुबे वो कह रहे हैं पटक पटक कर मारेंगे, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे देखते हैं क्या हो रहा है भारतीय राजनीति में? सांसदगण कैसी भाषा बोल रहे हैं? बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग कैसी भाषा बोल रहे हैं? अब राजनीति में तय होगा पटक पटक के मारोगे। ये क्या किसी सांसद की, वो भी भारत के संसद की सांसद की भाषा हो सकती है? भाजपा या ये भाजपा बुलवाती है। क्षमा मांगे मोदी जी, क्षमा मांगे नड्डा जी कि उनके सांसद ने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो इसके मतलब उनके कहने पे हो रही है। तो मैं सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर गुंडागर्दी की भाषा। बढ़ते खबर की ओर। करधा में वैनगंगा नदी का जलस्तर 8 जुलाई 2025 को सुबह 7 बजे करधा में वैनगंगा नदी का जलस्तर 244.94 मीटर दर्ज किया गया है, जो 245 मीटर के चेतावनी चिन्ह के करीब है। खतरे का स्तर 245.52 मीटर निर्धारित होने के साथ अधिकारी सतर्क है और किसी भी संभावित बाढ़ को रोकने के लिए स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। बढ़ते खबर क्या? यूपी प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। यूपी के बलरामपुर जिले के उतरौला कस्बे में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। धर्मांतरण गिरोह के कथित सरगना छांगुर बाबा की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई है। छांगुर बाबा को कुछ दिन पहले यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था। उस पर अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने और एक पूरे गिरोह को संचालित करने का आरोप है। बढ़ते अगली खबर क्या? व्यापारी की हत्या पर पंजाब बीजेपी अध्यक्ष ने आप सरकार पर साधा निशाना। अबोहर के व्यापारी संजय वर्मा की गोली मारकर हत्या। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा है कि पंजाब में यह सामान्य बात हो गई है। अबोहर पंजाब में शांति और सद्भाव का प्रतीक है। पंजाब में कानून व्यवस्था की कोई स्थिति नहीं है। दिल्ली से आए लोग पंजाब पर शासन कर रहे हैं, जिन्हें राज्य के बारे में कुछ भी पता नहीं। आज नहीं साहब, पंजाब में तो रोज की तस्वीरों में न्यू नॉर्मल इन पंजाब। जिस दिन कोई घटना नहीं होती उस दिन लोग कहते हैं भी आज हुआ क्यों नहीं। और ये घटना अबोहर में घटी है, बहुत ही
चिंता का विषय है, क्योंकि पंजाब में अगर सबसे ज्यादा कोई अमन शांति का प्रतीक को शहर है तो अबोहर आबा नगरी इसको बोलते हैं। और यहाँ पे घटना घटी है, और कल क्योंकि हमारे संस्कार हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, कल हमारे साथी नौजवान संजय वर्मा की चिता को अग्नि दी जाएगी। उनकी चिता को तो अग्नि दी जाएगी, परंतु मैं समझता हूं असल मायने में चिता जो है पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को चिता कल दी जाएगी, क्योंकि आज पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज ही नहीं है। सरकार पंगु हुई बैठी है। सरकार को चलाने के लिए दिल्ली के आका आके बैठे हैं, जिनको ना तो पंजाब का पता है। उनका एकमात्र जो निशाना है वो पैसे समेटने पे, पंजाब को खुर्च खुर्च के जो पैसे खींचने में लगे हुए हैं, वहीं लोगों की जानों के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है। अमन अरोड़ा साहब कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरह जो चाक चौबंद है और पुलिस जो अपना काम कर रही है, तो दिन दिहाड़े इस तरह का जो इस किस्म का असंवेदनशील बयान एक मृतक के घर के आके, जहां अभी तक लाश भी ठंडी नहीं पड़ी, 11 गोलियां जिनके सीने में लगी हो, दिन दिहाड़े अपने काम करते हुए अंदर लगी हो, वहां पे एक सीनियर मंत्री और आम आदमी पार्टी के पंजाब के प्रधान को ये बयान शोभा नहीं देता। कहने को तो मैं बहुत कुछ था, परंतु क्यों यहाँ इस मौके पे यहाँ खड़े हैं, इसलिए मैं समझता हूं ऐसे असंवेदनशील बयानों से बचें। अगर जब तक अपने आकाओं को, ये जो लीडर लोग हैं, अपने आकाओं को शीशा नहीं दिखाते कि पंजाब के हालात क्या है, पंजाब के हालात इसी तरह रहेंगे सब। पंजाब आज ढूंढ रहा है, एक मजबूत लीडर को ढूंढ रहा है। ये लोग जहां अपोजिशन ने घुटने टेक रखे हैं और जहां मंत्री अपने मंत्री पद को बचाने में लगे हुए हैं, तो मैं समझता हूं यहाँ पे किसी किस्म की आस रखना बेकार है। बढ़ते अगली खबर की ओर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पीएम मोदी ब्राजीलिया के लिए रवाना। पीएम मोदी रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद ब्राजीलिया के लिए रवाना हुए हैं। ब्राजील की राजकीय यात्रा के लिए प्रधानमंत्री ब्राजीलिया जा रहे हैं, जहां वे राष्ट्रपति लूला के साथ व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित आपसी हितों के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को व्यापक बनाने पर द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। अब वक्त हो चल इसको ब्रेक की बात की खबरें मेरे सहयोगी शिवा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़, सच जरूर।